जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का आधार अपना मजबूत बना रहे हैं। उसी क्रम में हमने कक्षा 6 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में आज हमारा अगला जो चैप्टर है वो 6 है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आपको हमने पहले भी बताया है कि हम पहले कक्षा 6 प्राचीन भारत आधार मजबूत बनाएंगे, अपना बेस क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आपको सीधा ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास रामचंद्र शर्मा की बुक पर ले जाएंगे। वहाँ पर हम आपको इसका स्टैंडर्ड कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद यदि आपको और ज़्यादा प्राचीन भारत के बारे में करना है तो हम आपको मणिकांत सर के नोट्स भी करवाएंगे। तो इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। आपने पिछले अध्याय में ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व तक की बात पढ़ी थी, जब ऋग्वेद आदि की रचना हो रही थी। अब आप इस चैप्टर में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा तक की बात पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर उसका बेस क्लियर किया जाएगा और इसमें आपको विभिन्न राजाओं, उनकी पद्धतियों और धीरे धीरे बदलाव क्या आ रहा था सामाजिक व्यवस्था में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। आपको पहले हम चैप्टर पूरा रीड करके सुनाएंगे, आपने ध्यान से सुनना है और साथ में हर लाइन को ध्यान से देखना है। और अंत में हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, इसके एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पहला है चुनाव का दिन। जी, वैसे जैसे 6 क्लास के बच्चे को बहलाने के लिए कहानी शुरू करने से पहले कुछ भी दिया होता है, इस तरह दिया गया है। जब शंकरज उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरज जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ इस चैप्टर में यह बताया जाएगा कि लगभग 1000 ईसा पूर्व या 3000 साल पहले राजाओं का चुनाव कैसे होता था, कुछ लोग शासक कैसे बने। आपको पता है कि 1500 ईसा पूर्व तक या फिर आज से 3500 साल पहले तक क्या था कि प्रमुख जो लोग थे वो कबीलों में विभाजित हो गए थे या फिर समूहों या संघों में बंट गए थे। और हर कबीले या समूह के लोग जो होते थे वो अपने में जो सबसे साहसी और निडर जो होता था व्यक्ति, उसे अपना नेता घोषित कर देते थे। तो 1500 ईसा पूर्व तक तो इस तरह राजा का चुनाव होता था। अब 500 साल बाद क्या हुआ, यानी 1000 ईसा पूर्व में अब राजा के चुनाव में अचानक बदलाव आने लगा। तो वो बदलाव क्या आ रहे थे और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और वहाँ के राजाओं के बिहेव में क्या परिवर्तन हो रहा था, उसके बारे में आपको जहाँ बेसिक रूप से बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। लगभग 50, अब यहाँ पर 50 दिया हुआ लेकिन अब 70 हो चुके हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अब हम 17 वर्षों से करते आ रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा ओल्ड लिखा हुआ है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन जाने लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले, जहाँ से 1000 ईसा पूर्व पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे। ठीक है। तो राजाओं के चुनाव में जो बदलाव आया है उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। तो अब क्या बताया जा रहा है यहाँ कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा
राजाओं का चुनाव होने लगा। एक जो राजा होता था वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था और एक घोड़े को खुले विचरण के लिए छोड़ देता था। जो जो राजा अपने राज्य क्षेत्र से उस घोड़े को गुजरने देते थे, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा जो है वह उन राजाओं से शक्तिशाली है। अब जो राजा अपने राज्य क्षेत्र से उस घोड़े को नहीं गुजरने देता था, तो उसे राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अब जो जो राजाओं ने अपने राज्य क्षेत्र से उस घोड़े को गुजरने दिया है, उन्हें राजा अपने यज्ञ में अनुष्ठान में आमंत्रित करता था और और इसके साथ ही जो यज्ञ होता था वो पुरोहित संपन्न करते थे। और और जो पुरोहित हैं, जो यज्ञ करते हैं, उनके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। यह बात आपको जहाँ तक बताई गई है। आगे चलते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। यानी सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता था वो राजा को ही दिया जाता था, अश्वमेध करवाने वाले राजा को। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यानी युद्ध क्षेत्र में जब वो जाता था, तो उसके साथ एक आदमी जो उसका सारथी रथ के साथ जाता था, जो उसका सहचर होता था, वह क्या करता था? यज्ञ के अवसर पर जो सहचर होता था, वह उसका यज्ञ के अवसर पर वह राजा राज्यों के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। सहचर होता था यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा उसके अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य के अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अब इस पैराग्राफ में आपको यह बताया गया है कि जो यज्ञ के समय, अश्वमेध यज्ञ के समय सबसे अधिक महत्व अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को दिया जाता था। उसे बाघ की खाल के सिंहासन पर बिठाया जाता था और जो युद्ध क्षेत्र में उसके साथ जाने वाला सारथी या व्यक्ति जो उसका सहचर होता था, वह यज्ञ के समय उसके गुणों का गान करता था। ठीक है। अब यज्ञ के समय राजा के साथ साथ उसके सगे संबंधी, जैसे कि जिनकी रानियां या फिर पुत्र होते थे, उन्हें भी छोटे छोटे यज्ञ करने होते थे। और आमंत्रित जो राजा आते थे, उन सभी का काम सिर्फ यज्ञ देखना होता था। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था कौन? पुरोहित। और इसके साथ ही वे कई अन्य अनुष्ठान करते थे और इसके साथ ही जो सामान्य लोग होते थे, जिसमें विष तथा वैश्य आते थे, वो उनके लिए उपहार लाते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में पुरोहितों द्वारा शामिल नहीं होने दिया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाई है पेशे के आधार पर। वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल है, तो ये आप बता सकते हैं। अब आगे आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, लोग जो कि लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने SC ST OBC जनरल आदि की जो कैटेगरी जो निर्धारित की हैं और जो उन्हें आरक्षण प्रदान किया है, आज से 3000 साल पहले शुरू इसी वर्ण व्यवस्था के वजह से दिया गया। यदि जो है वर्ण व्यवस्था ना होती, तो हमारे सभी जो भारतीय नागरिक हैं वो समान अधिकार या समान होते हुए है और उन्हें आज विशेष आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती और वे पिछड़े आर्थिक स्थिति और सामाजिक या शैक्षणिक स्थिति से पिछड़े ना होते। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था के कारण क्या है कि बहुत बड़ा भाग हमारे SC ST आदि में विभाजित हो गया और वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति से पिछड़ गया। तो आज उन्हें OBC जनरल के बराबर लाने के लिए उन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने आरक्षण प्रदान किया है। तो पढ़ते हैं आज से 3000 साल पहले हुई वर्ण व्यवस्था के बारे में। इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा और यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तरवेदी ग्रंथ कहे जाते हैं। अब आपको पता है कि जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व हो चुकी थी, यानी 835 साल पहले उसकी रचना हो चुकी थी। और इसके 500 साल बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि अन्य ग्रंथ रचे गए और इन ग्रंथों को उत्तरवेदी ग्रंथ कहा गया क्योंकि यह बाद में रचे गए थे।
पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में अब होता क्या था, इसमें क्या लिखा होता था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। आगे चलते हैं। उस समय समाज में किस अब आपको लोग बताए जाएंगे, उनके अलग अलग धंधे जो उनके कार्य थे उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैश्यशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रह क्या थे, निर्धन थे। तो आपको अब इस समूहों के कार्यों के बारे में बता दिया गया। अब आपको इस पैराग्राफ में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। 4 वर्णों में विभाजित किया गया था हमारा समाज। पुरोहितों ने अब यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह मुख्यतः हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू नहीं हुई थी। यह मुख्यतः हमारे उत्तर पश्चिम भाग में ही शुरू हुई थी। ठीक है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसका था? पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उसका काम बताया जा रहा है। अब उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। वो जो ब्राह्मण थे, जो पहला वर्ण था, वो यज्ञ वगैरह या अनुष्ठान वगैरह करते थे, तो उन्हें इसके बदले में क्या मिलता था? उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण हमारा शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या होता था? युद्ध करना होता था, रोगों की रक्षा करना होता था। तीसरा बताया जा रहा है आपको विष्णु वैश्य। इनका काम क्या होता था? ये क्या होते थे? ये कृषक, पशुपालक का व्यापारी होते थे इनमें। और क्षत्रिय और वैश्य जो दोनों थे, यानी शासक और कृषक, व्यापारी और पशुपालक थे, इन्हें जो दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। सबसे नीचे का स्थान शूद्रों का था। और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की, यानी ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य वैश्य आदि की सेवा करना होता था। अब जो शूद्र थे, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और शूद्रों के समान ही स्थिति औरतों की थी। औरतों को भी शूद्रों का समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। तो जो है आपको वर्ण व्यवस्था बता दी गई है, जो कि आज से 3000 साल पहले या फिर 1000 ईसा पूर्व हमारे उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में शुरू हो चुकी थी। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अब देखो, अब जिस जिस वर्ण में जो जो संतान पैदा होती थी, उन सभी का वही पेशा होता था। लेकिन कुछ वर्गों को या कुछ लोगों को बाद में अछूत माना जाने लगा। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अब आपको यहाँ बताया गया कि जो बहुत नीचे लेवल का काम ज्यादा करते थे, मेहनत ज्यादा करते थे, पसीना ज्यादा बहाते थे, लेकिन उनके काम का मूल्य बिल्कुल ही अपवित्रता जैसा माना जाता था। अब शवों को दफनाना भी तो एक काम ही है, लेकिन यह भी क्या मानते थे कि जो ऊपर के वर्ण थे, उन्हें अशुद्ध मानते थे, जो उन्हें अपवित्र मानते थे, और उसकी छाया भी हम पर पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उनके रास्ते से भी हम गुजर गए तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह भेदभाव किया जाता था कुछ विशेष लोगों के साथ, जो बहुत ही लो लेवल का काम करते थे, लेकिन काम महत्व का था, लेकिन उन्हें उस काम का महत्व दिया नहीं जाता था। सिर्फ इतना ही फर्क है। आगे चलते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब कई लोगों ने नहीं किया भी। कुछ राजा समय को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा कहते थे भी हम पुरोहितों से नीचे कैसे हो गए, हम ब्राह्मणों से नीचे कैसे हो गए। क्षत्रिय लोग मानते थे, वो कहते थे नहीं, हम राजा से ऊपर हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। भी व्यवसाय काम तो काम है ना, इसके आधार पर भेदभाव ऐसा ये उचित नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम
कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम था। अब जहाँ हमारे भारतीय महाद्वीप का जो पूर्वोत्तर हिस्सा था, जिसे आज आज का जो 7 सिस्टर जो हमारा क्षेत्र है, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि जो क्षेत्र है, इसमें पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम था और जहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं थी। आगे चलते हैं। लोगों ने वर्ण व्यवस्था को विरोध क्यों किया, तो आप बता सकते हैं, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा। अब इधर एक चित्र दूसर मतलब भाण दिया गया है। चित्रित दूसरे पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह है कि सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। तो 1000 ईसा पूर्व के जो विशेष जनपद हैं, उनके क्षेत्रों या उनके इलाकों में मिले इस तरह के मृदभांड है। इस तरह के बर्तनों का प्रयोग यज्ञ या अनुष्ठान आदि के समय किया जाता होगा। विशेष महत्व के लिए जो बर्तन थे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो 1000 ईसा पूर्व तक जन ही थे, लेकिन अब 1000 ईसा जब आया तो जब वह जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए, आपको आगे दिखाएंगे। पुरातत्वविदों के इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला। अब आपको 1000 ईसा पूर्व के जो महत्वपूर्ण जनपद थे वहाँ के क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, भारतीय क्षेत्र में। तो एक तो हमें दिल्ली में पुराना किला मिला है और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। तो ये आपको ध्यान रखने जो फैक्ट है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों आदि जैसी फसलें उगाते थे। तो इनके व्यवसाय के बारे में और इनके निवास के बारे में बताया गया। झोंपड़ी में रहते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी, तो ये फालतू है, ऐसे दिए हुए हैं, आपको बस चैप्टर समझना है। ये आपको पूरे चैप्टर की कहानी को अपने दिमाग में कहानी स्टोरी बनाते जाना है। अंत में आपके इसके एमसीक्यू करोगे तो स्टोरी का आपका रिवीजन होगा और अंत में जब आप नोट्स बनाओगे तो यह स्टोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। बस इतना ही प्रोसेस काफ़ी होता है किसी भी चैप्टर को रीड करने के लिए। तो आगे चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। यहाँ तक लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसमें कुछ दूसरे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्र धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मृदभांड भी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। तो अब तक लोग ज्यामितीय आकृतियां बनाने लग गए थे तो सरल रेखाएं आदि वगैरह भी करने लग गए थे। आगे महाजनपद। अब जो जनपद थे वो महान जनपदों में परिवर्तित हो गए। तो ये कब हुआ, तो ये 500 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, 500 ईसा पूर्व हुआ है यह। अब देखो 1500 ईसा पूर्व तक होते थे। फिर 1000 ईसा पूर्व तक 500 साल बाद जनपद होने लगे और उसी के 500 साल बाद महाजनपद होने लगे। तो अब करीब 2500 साल पहले, यानी अब 2000 साल हो गए हैं, तो 2500 में से 2000 साल घटाएं तो कितने बचे, 500 साल। मतलब कि 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तीन तीन चीजों से बनाई गई थी ऊंची दीवार। कौन कौन सी, लकड़ी से बनाई गई थी, ईंट से बनाई गई थी और पत्थर से बनाई गई। तो आपको ध्यान रखना है, जो फैक्ट है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का भी परिचय देते थे। अब आपको क्या देखना है, इस चित्र में आपको देखना है ये देखिए, सबसे पूर्व में है वज्जी। ठीक है, इसके नीचे है अंग, इधर है साइड में मगध और ऊपर है विशाली। ये 4 याद कर लिया आपने। इसके बाद आपको करना है यह, इसके राजगृह है, राजधानी है, ये कौशाम्बी है, ये कौशल है
इधर है हमारा हस्तिनापुर, नीचे पांचाल है, ऊपर कुरु है। और ये हमारी चंबा नदी है जिसे हम चंबल नदी कहते हैं। ये हमारी यमुना नदी आ रही है, ये हमारी गंगा नदी आ रही है। ये यहाँ पर चंबल मिल रही है, यमुना और चंबल। आगे चलकर जो है नदी है यमुना, ये मिल रही है गंगा में, और यह आगे जा रही है। उधर से सोन नदी मिल रही है, और ऊपर से दूसरी दूसरी नदी मिल रही है, इधर जा रही है। तो नदियों के आसपास ही, ये ऊपर के इलाके में नदियों के आसपास ही यह क्षेत्र मुख्यतः महाजनपदों का विस्तार हुआ था। इधर उज्जैन में भी हुआ है, इधर अवंती है। ठीक है, तो ये भी मुख्यतः नदियों के किनारे ही है, तो विशेषतः नदियों के पास ही इन क्षेत्रों का विकास हुआ था। अब आपको इनकी स्थिति पता लग गई, आगे चलते हैं। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो आपको बताया जा रहा है कि जो यह विशेष तो जो महाजनपद बन गए थे, जैसे मगध हो गया, मगध, वज्जी, अंग, वैशाली, राजगृह राजधानी थी, और कौशाम्बी, कौशल, पांचाल, हस्तिनापुर, कुरु, अवंती, उज्जैन आदि ये जो बन गए थे महाजनपद, इन्होंने कईयों ने क्या किया, भी अपने अपने राज्य क्षेत्र के आसपास दीवार खड़ी कर ली। इससे क्या होता था कि उन्हें अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था, और इससे वह अपनी शक्ति का भी परिचय देते थे। अब इस दीवार को खड़ा करने में अथक परिश्रम लगा होगा वहां की जनता का। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। आगे है, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब क्या परिवर्तन हुआ था, 1000 ईसा पूर्व तक राजा ने सेना रखनी शुरू कर दी थी। पहले सेना नहीं रखी जाती थी, पहले कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन 1000 साल पहले यह बदलाव आया कि अब सेना रखी जाने लगी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। यह परंपरा आज से 3000 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब सिक्कों से भुगतान भी शुरू हो गया। आहत सिक्कों आपको पता है क्या थे, मिट्टी के ऊपर जोर से थपाकर बनाए गए सिक्के होते थे, उन्हें कहते थे आहत सिक्के। ठीक है, क्योंकि इस पर कुछ कोई चीज बहुत से टकरा कर इन्हें बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। तो इसका भुगतान करके यानी पैसा देकर उन्हें साल भर रखा जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय में 9 में पढ़ोगे, तो इसमें आप विशेष से पढ़ोगे। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, दो अंतर लिखिए। तो जो महाजनपदों के राजा थे, अब ये क्या थे भी जी, यज्ञ यज्ञ करवाने लग गए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाने लग गए थे। और दूसरा ये था कि इन्होंने अ, अपने जो क्षेत्र विशेष होता था उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, और साथ में इन्होंने स्थायी सेना भी रखना भी शुरू किया। तो इस तरह आप अंतर बता सकते हैं। इधर साइड में क्या लिखा है, जो कौशाम्बी किले की दीवार है, जो दिखाएगी आपको, ये कौशाम्बी किले की दीवार दिखाई गई है। मैंने आपको मानचित्र में कौशाम्बी की स्थिति बताई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का विशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, यानी 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। आगे चलते हैं। कर, अब ये जो राजा थे इन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया था। पहले के राजा कोई कर नहीं वसूलते थे। 1500 ईसा पूर्व तक जो जनों के जो नेता होते थे वो एक दूसरों के क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, जमीन के लिए आक्रमण करते थे, गांवों के लिए या मवेशियों के लिए आक्रमण करते थे, और कहीं कहीं जल के स्रोतों जहाँ फिर भूमि के लिए भी, उपजाऊ भूमि के लिए भी आक्रमण करते थे। लेकिन उन्होंने कोई अपनी जनता से कर वगैरह वसूलने की कोई व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अचानक 500 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ, अभी राजाओं ने क्या किया, यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। अब राजाओं ने 500 साल के बाद, यानी 500 ईसा पूर्व या फिर आज से 2500 साल पहले क्या क्या कर दिया, उन्होंने अपनी ही जनता से कर वसूलना शुरू कर दिया। अब पैसा जरूरी थोड़ी है ना भी हम हर बार आक्रमण करके लूट लूट कर ही लाएं, हम अपनी जनता से भी तो वसूल सकते हैं। और यही व्यवस्था आज हमारे जीएसटी के रूप में है। आज 2017 में आपको पता है कि परिवर्तन कर दिया गया, जीएसटी लागू हो गई है। अब जो कर की जो 17 अप्रत्यक्ष कर थे
उनको इंक्लूड करके अब जीएसटी एक कर बना दिया गया है। वहीं से जो है जो सारी कंफ्यूजन से जो है खत्म हो जाएगी। तो ये कर की व्यवस्था आज से 2500 साल पहले से ही चली आ रही है। तो रीड करते हैं, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से सुनने लगे। पहले तो क्या होता था, 1500 ईसा पूर्व जहाँ फिर 1000 ईसा पूर्व तक लोग राजाओं के लिए, जो शासकों के लिए, जो क्षत्रियों के लिए उपहार वगैरह लाते थे और राजा उन्हें स्वीकार करते। अब राजा कहते हैं अब तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम आपसे कर लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो अब वह कर किस किस रूप में लेते थे, कौन कौन से वर्गों से, यह आपको आगे बताया गया है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। तो फसल का 1/6 भाग किसे मिलता था, राजा को मिलता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो राजा के भी तो इतने बड़े साम्राज्य के बहुत सारे कार्य होते थे, तो इसके लिए क्या होता था कि सभी कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना होता था। वो इस तरह कर चुकाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। आगे व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी पड़ती थी। तो इन रूपों में 2500 साल पहले जनता से या नागरिकों से कर वसूला जाता था। अकेटक तथा खाद्य संग्रह कर राजाओं को क्या देते थे, तो वह जंगल से प्राप्त वस्तुएं प्रदान करते थे। अब क्या हुआ, अभी 25 ईसा पूर्व तक अचानक कृषि में परिवर्तन है। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ उसके बारे में आपको जहाँ बताया जाएगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाड़ अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाड़ की तुलना में लोहे के फाड़ से आसानी से जोता जा सकता था। अब कठोर भूमि को लोहे से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज, इससे क्या हो भी फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन जो है कि दूसरे लोगों ने धान के रोपण का धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। पौधों का रोपण का मतलब है कि अब हम धान के बीज नहीं लगाएंगे, अब धान के छोटे पौधे उगाएंगे और उनका एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर रोपण करेंगे। जैसा कि आधुनिक हम झोना, जिसको पंजाबी में झोना कहते हैं, झोना लगाते हैं जो लोग, वो भी ऐसे ही लगाते हैं, वो भी रोपण करते हैं चावलों का, चावल की खेती का। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती और मजदूरी करते थे, जिन्हें हम कम कम कार कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे, तो अपनी समृद्धि के लिए देते थे। तो जो है हम इसमें अपना तर्क दे सकते हैं। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। अब आपको लगभग 500 ईसा पूर्व तक की हमारी स्थिति हमारी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम की विशेषकर उत्तर पश्चिम क्षेत्र की स्थितियों के बारे में बता दिया गया है, या उत्तरी भारत की स्थितियों के बारे में बता दिया गया है। अब क्या है कि जो विशेष महाजनपद थे उन क्षेत्रों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। अब उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहला है मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। मैंने आपको मानचित्र में दिया है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गंगा और सोन नदियों के महत्व बताया गया है यहाँ पर। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, मगध साम्राज्य का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब हाथियों का भी सेना के रूप में प्रयोग होने लगा। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। तो अब वे हर चीज का उपयोग करना सीख गए, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीख गए अपने सुख और अपनी सुविधाओं के लिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे ऐसे की खदानें हैं। ठीक है, अब लोहा ऐसे भी बहुत मिलने लगा। मजबूत औजार और हथियार बनने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो आपको सूक्ष्म निरीक्षण बताया गया है मगध का। आगे है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। उन जनपदों को जीतने के लिए
अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये दोनों राजा हर संभव साधन अपनाते थे जनपदों को जीतने के लिए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। 3 शासकों के बारे में बता दिया गया मगध के। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना भी इसकी राजधानी बन रहा। तो राजगीर और पटना क्या रहे हैं, जहाँ राजगृह है, राजगीर जहाँ पटना क्या रहे हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। आगे है 2300 साल से भी पहले, यानी आप 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। इसलिए वो घबरा गए और उन्होंने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो ये जो सेनाएं थी, ऋग्वेद में किसी जानवरों का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन अब की सेनाओं में जैसे कि हाथियों का उपयोग करना शुरू हो गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित जो सेनाएं होती थी वह नियमित नहीं थी, वह अस्थायी थी, जबकि जो यहाँ की 500 ईसा पूर्व महाजनपदों की सेनाएं जो पूरी तरह स्थायी हैं। ऋग्वेद की सेनाओं को कोई नियमित वेतन, सिक्कों इत्यादि के रूप में नहीं दिया जाता था, जबकि यहाँ की सेनाओं को नियमित वेतन भी मिलता था। तो उन्हें प्रशिक्षित भी शायद नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ की सेनाओं को प्रशिक्षित भी किया जाता था। तो ये आप इसमें अंतर बता सकते हैं। आगे है वज्जी। अब वज्जी गणराज्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब आपको दूसरे वज्जी गणराज्य के बारे में बताया गया, जिसकी राजधानी वैशाली थी और यह बिहार में थी, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ठीक है। तो वज्जी जो आपको मैंने आपकी स्थिति मानचित्र में बताई है, जो वज्जी साम्राज्य था, जहाँ पर क्या था भी, जहाँ एक नहीं होता था राजा, जहाँ पर कई राजा होते थे और वो मिलकर शासन करते थे। इसे इसे ही संघ कहते थे, जहाँ से गण कहते थे। जंग या संघ, इसमें कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कई राजा होते थे एक ही साम्राज्य पर शासन करने वाले। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, मिलजुल कर रहते थे, एकता के साथ रहते थे और सभी अनुष्ठान एक साथ करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए बात तय करते थे। मान लीजिए भी गणतंत्र व्यवस्था थी, जहाँ जैसे अब वर्तमान में है, हमारे प्रधानमंत्री तो है, विशेष तो है, वास्तविक हमारे कार्यकर्ता तो है, लेकिन जैसे जहाँ पर बहस हो रही है, ऐसे हमारे वर्तमान में राज्यसभा, लोकसभा है, इनमें भी किसी भी विधेयक को लेकर पहले बहुत सारी अ, जो बिल लाया जाता है उसके लिए बहुत सारी बहस होती है और फिर उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा पारित कर दिया जाता है और फिर यह एक्ट, कानून या फिर संविधान संशोधन आदि बन जाते हैं। तो यह व्यवस्था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 2500 साल पहले भी होती थी। ठीक है। आगे है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। अब शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। एकता के साथ स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी भी जहाँ दासों को, स्त्रियों को और कमकार जो होते थे, जो बहुत ही लो लेवल का काम करते थे, उन्हें अभी भी सभाओं में शामिल नहीं किया जाता था। मतलब कि भेदभाव तो अभी भी था, लेकिन वो सुधार आ रहा था। आगे है बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। अगला ही अध्याय है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। अब बुद्ध और महावीर जो थे, ये दोनों ही किससे संबंधित थे? गण से संबंधित थे। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया, संघ के जीवन का विस्तृत विवरण किया गया है हमारे बौद्ध साहित्य में। आगे है, ये वज्र संघ के बारे में बताया गया। वज्र संघ जो है
वज्जी संघ का यह वर्णन दीन निकाय से लिया गया है। दीन निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, यानी 300 ईसा पूर्व लिखा गया था। तो अजातशत्रु जहाँ फिर वज्जी संघ के बारे में बताया गया है आपको। अजातशत्रु मगध का राजा था और वज्जी संघ इसमें संघ व्यवस्था थी, यानी इसमें एक से ज्यादा राजा थे। तो यह जो विवरण लिया गया है, यह दीन निकाय बौद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ है, उससे लिया गया है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, अजात शत्रु ने भेजा अपने मंत्री वस्कार को वज्जी संघ पर आक्रमण करना है और इसके लिए सलाह लेनी है किसे? बुद्ध से। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, ठीक है, नियमित चर्चाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो जो है बुद्ध का आंसर था उनके लिए। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैंतियों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने का कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तब तक जो वज्जी साम्राज्य के जो लोग हैं वो उन्नति करते रहेंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताइए। तो अन्य जो महाजनपद थे उसमें एक राजा महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन वज्जी जो संघ था, जो गण था, इसमें अनेक राजा एक साथ शासन करते थे। वज्जी साम्राज्य में बहुत से लोग मिलजुल कर बहुत सी बातों पर, वाद विवादों पर चर्चाएं करते थे, जबकि अन्य सभाओं के लोग विशेषकर एक व्यक्ति को ही ज्यादा, उनकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता था। एक का ही व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावशाली रहता था। वज्जी साम्राज्य में सबके साथ मिलजुल कर रहा जाता था और उन पर जैसा कि ऊपर वर्णन में बताया गया है कि उन पर वहाँ के नागरिकों पर जोर जबरदस्ती जैसे कि महिलाओं के साथ और आदि नहीं की जाती थी और बड़ों आदि का सम्मान आदि वगैरह किया जाता था, लेकिन अन्य साम्राज्य के बारे में इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। तो यह कारण आप बता सकते हैं। आगे है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ठीक है, इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। 1500 साल, अब से लेकर 1500 साल पहले तक की मतलब है कि ईसा पश्चात 500 साल ईसा पश्चात तक उनका साम्राज्य चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। आगे अन्यंतर इसके समय अन्य विश्व के अन्य महाद्वीपों में क्या हो रहा था? अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जैसे कि आज हमें प्राप्त है। 21 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, सार्वभौमिक मताधिकार का। वैसे ही उन्हें भी जो 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, जो दास नहीं थे उन्हें। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो जो है एथेंस यानी यूनान के बारे में बताया जा रहा है, वहां इस तरह की व्यवस्था थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। अब शासन के जो कई पद थे वहां पर बल के आधार पर या किसी और साहस के आधार पर नहीं, बल्कि लॉटरियों के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य होता था। यानी अब सब वहाँ के जो सभी नागरिक हैं उन्हें किसी भी समय सेना में लिया जा सकता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो भेदभाव भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, यूनान में भी हो रहा था औरतों के साथ। आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में तो हमारे जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो महिलाओं को भी बराबर सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार मिला। लेकिन जो हमारे अमेरिका जैसे देश हैं उन्होंने तो सिराई लगा दिया। उन्हें तो बहुत बाद में महिलाओं को
इत्याधिकार दिया, सार्वभौमिक व्यवस्था के मताधिकार क्या दिया। आपने पॉलिटिकल की किताब सफरेज आंदोलन के बारे में कक्षा 6 की जो पॉलिटिकल की किताब है उसने आपने सफरेज आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। तो वो महिलाएं ही कर रही हैं सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त करने के लिए। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो जो विदेशी होते थे, प्रवासी होते थे, उन्हें भी नागरिकता के अधिकार वहां नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव हमारे जहीं होता हो, भेदभाव वहां भी हो रहा था, वहां भी एक से हमसे ज्यादा हो रहा था। ठीक है। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो नहीं। तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सभी को वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उनका साम्राज्य फैल चुका था। उन्होंने अपने साम्राज्य को सदृढ़, मजबूत और अन्य क्षेत्रों तक अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए उन्होंने किलों का निर्माण कराया, अपनी रक्षा के लिए, आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, जैसे कि 2300 साल पहले मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उससे जैसे बचने, आदि आक्रमणों से बचने के लिए किलों का निर्माण किया था। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न है? तो आज के जो शासक है वहां पर कुछ विशेष लोगों को ही चुनाव मत देने का अधिकार था, नागरिकता का अधिकार था। लेकिन हमारे जहाँ सभी स्त्री पुरुषों को, अमीर हो, गरीब हो, आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, शैक्षणिक स्थिति से कमजोर हो, कुछ भी हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, सभी को ही वोट देने का अधिकार है, जैसे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में है। ठीक है, आगे तुम कर सकते हो। अब जो महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। नए शासक कब आए? तो लगभग 3000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व की बात है। महाजनपद कब आए? लगभग 3000 साल पहले। रॉन्ग, यह 500 ईसा पूर्व की बात है। तो 2500 साल पहले बोलोगे आप। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 ईसा पूर्व हुआ। घनजा संघ राज्य का अंत कब हुआ? तो 1500 साल पहले, जहाँ पर 500 ईसा पश्चात। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने आपको बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आगे हम इसके नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमने आपको एमसीक्यू भी कुछ करवाने की कोशिश की है और पूरे पीडीएफ को रीड करके उसे लघु रूप में हर चीज को समझाने की कोशिश की। आशा है आपको जो है, जो कहानी है जो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम इनके नोट्स करते हैं। चैप्टर 6, कक्षा 6, राज्य है, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उत्तर वैदिक काल। अब जो नोट्स हैं, आपने चैप्टर रीड कर लिया, आपको बहुत अच्छे से समझा आ गया। अब आपको जो नोट्स अपनी कॉपी पर उतारने हैं और अंत में रीड करने हैं, आपको पूरी कहानी पर समझ में आ जाएगी। वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव सामने आए। अब अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आगे है वर्ण व्यवस्था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले, क्षत्रिय युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना, वैश्य जहाँ वैश्य, कृषक, पशुपालक या व्यापारी, शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने वाले। आगे नोट में लिखोगे आप। क्षत्रिय व वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्रों को किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। इन महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही समझा गया था तथा उन्हें भी अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। इन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। सभी वर्णों का निर्धारण जिन नोट में है, सारा नोट में लिखोगे आप। दूसरा बिंदु है नोट में, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। शिल्पकार, शिकारी व संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। अछूत कौन होते थे, ये भी आपको समझना है। जो लो लेवल का काम करते थे, जैसे शवों को दफनाना इत्यादि, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में उदाहरण देकर बताया था। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। आगे है जनपद। महायज्ञों को करने वाला अब जन का राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा।
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन और बसने की जगह होता है, जन के बसने की जगह होता है। दिल्ली में पुराना किला, यूपी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एंटा के पास सतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 1000 ईसा पूर्व के जो जनपद थे जो 3 स्थानों पर मिले हैं, दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास सतरंजी खेड़ा। अब इन लोगों के काम के बारे में बताया गया। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि जैसी फसलें उगाते थे। खुदाई में धूसर रंग का व कुछ लाल रंग के चित्रित दूसरे मृदभांड बर्तन हमें पात्र मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हुई है। तो अब बर्तनों पर चित्रकारी भी होने लगी थी और जो सरल रेखाओं में और साथ में ज्यामितीय आकृतियों में हुई है। आगे महाजनपद बनने लगे थे करीब 2500 साल पहले, जहाँ पर 500 साल ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था। अभी पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब क्या होती थी, उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनको चारों ओर लकड़ी, पत्थर, ईंट की ऊंची दीवारों से बनाई गई थी, जहां पर नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए सेनाएं भी रखी जाती थी। अब कर जो वसूलते थे महाजनपद के लोग, लगभग 500 ईसा पूर्व के जो लोग थे, जो राजा थे, वो जनता अपने नागरिकों से कर वसूलते थे। तो वो कर किन किन रूपों में वसूलते थे। फसलों पर कर था लगता, उपज का 1/6वां हिस्सा जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों पर कर था। तो श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों पर कर था। पशुपालकों को जानवर तथा उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। आगे है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों और संग्राहकों को जंगल में से प्राप्त वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। अब कृषि में अचानक क्या आ गया था, तो परिवर्तन आ गया था। कृषि में दो बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिसमें पैदावार बढ़ गई, जिससे पैदावार बढ़ गई। अब धान का रोपण होने लगा, यानी बीज की जगह है पौधे का रोपण। अब मगध, जहाँ पर महाजनपद जिसका हमने सूक्ष्म निरीक्षण किया है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण तथा जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम लिया जाता था। इनके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं। मजबूत औजार तथा हथियार बनाने में जो बहुत उपयोगी थे। बिंबिसार अजातशत्रु तथा महापद्मनंद मगध के महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, पटना को भी इसकी राजधानी बनाया गया। आगे है, 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु सैनिकों के इंकार के कारण उसे व्यास नदी से ही लौट जाना पड़ा। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण वज्जी गणराज्य का। तो राजधानी इसकी वैशाली थी, जो बिहार में है, जहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी, जिसे गण जनसंघ कहते हैं। वज्जी संघ का वर्णन दीन निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। गण जनसंघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस व विवाद के जरिए योजना बनाते थे। आगे, महिलाओं, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण जनसंघ से संबंधित थे। अजातशत्रु मगध का राजा ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन 1500 साल पहले यानी 500 ईसा पश्चात तक संघ का राज्य चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। आगे है यूनान और एथेंस जे अन्यंत्र के बारे में बताया गया। लगभग 2500 साल पहले, जहाँ पर 500 ईसा पूर्व पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 33 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। महिलाओं को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था। प्रमुख विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में 40 बार सभा बुलाई जाती थी। आगे है,
शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा होती थी। यह व्यवस्था हमारे नहीं थी, लेकिन एथेंस में थी। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। अब आपको महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ना है। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, 1000 साल पहले मान लीजिए। महाजनपद 2500 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 500 ईसा पूर्व आए हैं। वहाँ एनसीईआरटी में थोड़ी रोंग दी हुई है तिथि। सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 साल ईसा पूर्व पहले। और गण जहाँ संघ राज्य का अंत 500 साल पहले हुआ, 1500 साल पहले हुआ है, यानी 500 ईसा पश्चात हुआ। तो आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। इसी के साथ हम आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।